तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल का 80% ऑफ चला है, जिसमें 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है। और इसमें पूरा नॉवेल ही खत्म हो चुका है। थ्रोन ऑफ स्टील का एक भी एपिसोड बाकी नहीं है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता कि जो कायर थे उसने टावर ऑफ इटर्निटी के 6 टेस्ट को पास कर लिया था। अब वो लोग 7वें फ्लोर पर जाएंगे और लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कायर की लगभग सारे सेंसेस चले गए थे। उसके पास अब केवल एक ही सेंस बचा हुआ था, वो भी धारणा का, क्योंकि कायर ने दैट ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से 6 महान कलाओं का उपयोग किया था। और वहाँ पर जो कायर होती है वह तुरंत जमीन पर गिर जाती है। उसके अंदर एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं बची थी कि वह खड़ी भी हो सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कायर की टीम के सारे लोग उसके पास दौड़ते दौड़ते आते। तभी वहाँ पर जो कायर ने इटर्नल मेलोडी लॉकेट पहना हुआ था वो जोर जोर से ग्लो करने लगता है और उसका जो धागा था वो गायब हो जाता है। अब केवल इटर्नल मेलोडी लॉकेट ही ग्लो कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है 6 फ्लोर से बहुत ही तेज रोशनी फैलने लगती है और वह 6 फ्लोर की रोशनी सीधे कायर और उसकी टीम और लॉन्ग हाउचेन पर भी पड़ती है। और जैसे ही वह रोशनी पड़ती है कायर की सारे घाव भरने लगते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे कायर के सारे सेंसेस भी वापस आने लगते हैं। यहाँ तक कि वो रोशनी जब चेन इंगर, सीमा जियान और लेडी वांग युआनिवान पर पड़ी थी तो वो लोग भी उसे एब्जॉर्ब करने लगे थे और उनके घाव भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। अब वो लोग वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यांग वांग झाओ और डुआंगी लगभग 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाते हैं और उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिकवर हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेन इंगर की तरफ। चेन इंगर की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग आधे घंटे में रिकवर होती है और फिर वह तुरंत यांग वांग झाओ के सहारे खड़ी होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है सीमा जियान, वांग युआनिवान और झांग फांग की तरफ, जो अभी भी उस प्रकाश में लिपटे हुए थे और कायर भी उनसे दूर उसी प्रकाश में लिपटी हुई थी। वहाँ पर जो लेडी वांग युआनिवान और झांग फांग थे उन दोनों को रिकवर होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे बाद उनकी घाव ठीक हो जाते हैं। अगर झांग फांग ने अपने जीवन का आधा हिस्सा लेडी वांग युआनिवान को नहीं दिया होता तो शायद लेडी वांग युआनिवान कभी की मर चुकी होती है। लेकिन इस प्रकाश ने इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा चोटें ठीक कर दी थी, जिसके कारण इनकी लाइफ भी बढ़ गई थी। और इधर हमें दिखाया जाता है सीमा जियान की तरफ, जो 4 घंटे तक अपनी कल्टीवेशन उसी प्रकाश में करता है, क्योंकि सीमा जियान की चोटें काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। और हमें दिखाया जाता है 4 घंटे बाद सीमा जियान अपनी आंखें खोलता है। उसकी भी चोटें लगभग 98% तक ठीक हो गई थी। और इस चमत्कारी प्रकाश ने न केवल उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर किया था बल्कि उनके लेवल्स को बढ़ाया था। जो लोग लेवल 7 स्टेज 5 पर थे वो लोग सारे प्रमोट होकर लेवल 7 स्टेज 8 या स्टेज 9 पर पहुंच चुके थे। और वहां पर जो यांग वांग झाओ और डुआंगी थी वो दोनों लेवल 6 स्टेज 4 पर थे। अब वो दोनों लेवल 6 एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके थे। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की बॉडी भी उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही थी। तभी सीमा जियान शौक में कहता है कि यह कैप्टन जिंदा हो रहे हैं। तभी लिलिन लॉन्ग हाउचेन को ध्यान से देखता और कहता नहीं, कैप्टन जिंदा नहीं हो रहे हैं। देखो ये प्रकाश बस उनकी बॉडी को फायदा पहुंचा रहा है, इनके घाव भर नहीं रहे हैं। देखो इनकी बॉडी में अभी भी छेद है। हमारे हिसाब से हम इन्हें 7वें फ्लोर पर जब इस टावर ऑफ इटर्निटी के लेकर जाएंगे तभी शायद कैप्टन जिंदा हो सकते हैं। तभी वहाँ पर झांग फांग कहता है लेकिन आखिर ये 7वां फ्लोर है कहाँ? 7वां फ्लोर का तो कोई भी डोर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो लोग कायर की तरफ देखते हैं। कायर अभी भी उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही थी। कायर की चोटी काफी ज्यादा गंभीर थी। उस प्रकाश को भी कायर को भरने में बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था। तभी वहां पर जो लेडी वांग युआनिवान होती है वह कहती है कि शायद जब ये प्रकाश खत्म हो जाए तब वो 7वां फ्लोर हमें दिखाई दे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 12 घंटे तक लगातार कायर उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करती रहती है और 12 घंटे बाद वह प्रकाश धीमा पड़ता है और कायर फिर से खड़ी हो जाती है। आप इसी बात से सोच सकते हैं कि यह प्रकाश कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उस प्रकाश को कायर को ठीक करने में लगभग 12 घंटे लग गए। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कायर की दैट ऑफ गॉड की खंजर की पावर बहुत ही ज्यादा भयानक है, जो उसे बहुत ही ज्यादा इंटरनल रूप से घायल भी करती है। और 12 घंटे बाद कायर अपनी आंखें खोलती है और तभी दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग कायर के पास पहुंचते हैं।
चेनिंगर कायर को सहारा देकर खड़ी करती है और कहती है, कायर क्या तुम ठीक हो? तो वहाँ पर कायर हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद सारे लोग लॉन्ग हाउचेन की टीम में एकदम खुशियां मच जाती है क्योंकि वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी के 6 टेस्टों को पास कर चुके थे। अब 7वें फ्लोर पर शायद कोई भी टेस्ट ना हो, तभी हमें दिखाया जाता है जो चेनिंगर होती है वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को कायर की पास लाती है। कायर फिर से लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को अपने पीठ पर बांधती है और तभी हमें दिखाया जाता है कायर ने जो इटर्नल मेलोडी लॉकेट पहना हुआ था वो बहुत ही तेज ग्लो करने लगता है और सीधे आसमान में उड़कर बहुत ही तेज प्रकाश छोड़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर नेक्रोमैंसर एलेक्स की मूर्ति खड़ी होती है और ये जो नेक्रोमैंसर एलेक्स की मूर्ति थी उसकी रियल प्रतिमा थी। उसकी पूरी बॉडी सोने से बनी हुई थी, लेकिन उस सोने की बॉडी में एक काला दिल दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर लिलिन कहता है शायद नेक्रोमैंसर एलेक्स की यही प्रतिमा उसकी रियल बॉडी की प्रतिमा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो इटर्नल मेलोडी लॉकेट था वह तुरंत नेक्रोमैंसर एलेक्स की आंखों में चला जाता है और फिर से वहां पर एक बहुत ही तेज आवाज गूंजती है और यह एक आत्मा शरण टेक्निक थी। अगर कायर के पास उसकी इंद्रियां भी नहीं होती तभी वह इस आवाज को सुन सकती थी। उस आवाज में कहा गया था कि तुम 6वीं मंजिल के टेस्ट को पास कर चुके हो, मैं तुम्हारा 7वीं मंजिल पर इंतजार कर रहा हूँ। 7वीं मंजिल पर आओ और मुझसे मिलो और मुझे अपना टीचर बनाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और ये नेक्रोमैंसर एलेक्स की आवाज थी और तुरंत ये आवाज फिर से बंद हो जाती है और उन लोग के सामने एक सादा सा दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे पर कोई भी श्रृंगार या कोई भी डिजाइन नहीं बना हुआ था, बस एक नॉर्मल सा दरवाजा था। और तभी कायर के पास फिर से उसका इटर्नल मेलोडी लॉकेट चला आता है। जो कायर और लॉन्ग हाउचेन की टीम होते हैं वह तुरंत उस दरवाजे के सामने पहुंचते हैं और वहां पर जो कायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को पकड़ते हुए कहती है, लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हें इस बार जिंदा जरूर कर लूंगी। अगर तुम जिंदा नहीं हुए तो तुम जहाँ चलोगे मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, यानी मैं भी मर जाऊंगी। कायर के पास अब केवल एक ही उपाय था कि वह 7वें फ्लोर पर नेक्रोमैंसर एलेक्स के पास जाए और उसकी शिष्या बन जाए। उसके बाद जो कायर होती है और उसकी टीम तुरंत उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं। तभी कायर का इटर्नल मेलोडी लॉकेट चमकता है और कायर के हाथ में एक चाबी आ जाती है। कायर उस दरवाजे से उस चाबी को खोलती है और वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जो 7वां फ्लोर था उसके सामने बहुत ही ज्यादा लंबी सीढ़ी थी, उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर जो लिलिन होता है वो कायर से कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारे लिए कोई टेस्ट? तो कायर कहती हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर लेडी वांग युआन बोलती है शायद ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये कोई फाइटिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि हमारी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। तभी कायर बोलती है सही बोले। उसके बाद जो कायर होती है और लॉन्ग हाउचेन की टीम उस सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे थे उन लोग पर दबाव बढ़ता जा रहा था, मतलब जैसे जैसे वो लोग सीढ़ियों पर आगे बढ़ेंगे उन पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता जाएगा। कायर धीरे धीरे चढ़ती चढ़ती 20वीं सीढ़ी पर पहुंच जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। बहुत सारे लोग अपने अपने घुटने भी टेक चुके थे क्योंकि वो लोग उस दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। और तभी लेडी वांग युआन बोलती है कायर क्या तुम ये कर सकती हो? तो कायर हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद जो कायर होती है वो फिर से धीरे धीरे चढ़ती हुई दबाव को सहते हुई 30वीं सीढ़ी पर पहुंच जाती है। और जब कायर 30वीं सीढ़ी पर पहुंचती है तो उसका शरीर भी पूरी तरह से दर्द करने लगता है। कायर को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वह ऐसे हार नहीं मानने वाली थी। अगर वह हार मान देगी तो लॉन्ग हाउचेन अपनी जिंदगी से हार मान लेगा। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।